नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हमारा विधायक कैसा हो। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल है, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जनता के बीच में नेता अपने अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पहुंच रहे हैं और हर विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर हम आपको विधानसभा वार हर विधायक से चर्चा कर उनके 5 सालों का लेखा जोखा बताते हैं कि आखिर उनके द्वारा 5 सालों में क्या विकास किए गए हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं चांदला विधानसभा के विधायक राजेश प्रजापति जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके विधानसभा में उनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुए हैं। सर, हमारे प्रोग्राम में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। राजेश जी, जैसा कि आप जानते हैं चुनावी साल है और हर विधानसभा जो भी विधायक है मध्य प्रदेश के, अपने जो 5 साल उन्होंने क्या किया है जनता के बीच में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जायज है, क्योंकि जनता के बीच में अगर हम चुनाव वोट लेने जाएंगे तो काम क्या बताने ही पड़ेंगे। वही हम आज से आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा में चूंकि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा नो डाउट बहुत बही है, बहुत काम भी हुए हैं। ऐसे में चूंकि आपका जो क्षेत्र है छतरपुर जिला, जो बुंदेलखंड जिला है, यूपी बॉर्डर से टच है। अगर वो क्षेत्र में दूसरे जिलों की बात करें तो यूपी का जो बुंदेलखंड जिला है वहां पर विकास थोड़ा कम, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ विकास कम हुआ है। शायद यूपी बॉर्डर, चूंकि अब यूपी में भी अब बीजेपी की सरकार है, योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जो यूपी का भी विकास अच्छा हुआ है तो बुंदेलखंड भी अब विकसित हो रहा है। तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप, और अपने क्षेत्र को विकास की क्षेत्र में कहाँ देख रहे हैं इस बारे विधानसभा में? मैंने अपने क्षेत्र में जो जब से हमारी सरकार आई है 23 मार्च 2020 से, क्योंकि 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी और कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुए। उस समय 1.25 साल के समय 1.25 साल वो हमारे निकल गए जो बहुत ही बेकार थे। उसके बाद दर्दनाक समय आ गया कि कोरोना का समय आ गया और कोरोना के समय में ऐसी महामारी फैली। ऐसी महामारी में हम वैसा विकास कार्य कुछ नहीं कर पाए जितना ज्यादा करना चाहिए था। लेकिन कोरोना के बाद जो विकास काम हमारे क्षेत्र में मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे क्षेत्र में दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाओं के आधार पर विकास कार्य हुए हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र में अनुविभाग नहीं था। गौरिहार में हमने एक नया अनुविभाग खोला गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और गौरिहार में एसडीएम परमानेंट बैठने लगे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि, जो नदी किनारे से लोग आते थे और आकर के पूरे रात पूरी दिन वहां पे बैठे रहते थे अनुविभाग लौकुश नगर में, और 70 किलोमीटर से चल करके आते थे। उनको जाने के लिए साधन नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा हम लोगों को उपहार दिया कि एक नया अनुविभाग दिया है। इसके बाद मेरे यहाँ दो दो शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के मेरे यहाँ 2 सीएम राइज स्कूल हुए। एक 41 करोड़ 20 लाख का सीएम राइज स्कूल है जो बनना चालू हो गया है चंदला में। एक बारीगढ़ में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 38 करोड़ का सीएम राइज स्कूल है वो भी बनना चालू हो गया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो हाई सेकेंडरी हो सकते थे उनको हाई सेकेंडरी स्कूल बनवाया गया, और नए जो हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंगें नहीं बनी थी उनको हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंगें बनवाई गई। मेरे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चंदला में पुराना हॉस्पिटल था, जहाँ पे हमने उसको सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करवाया, और वहाँ पे 2 करोड़ 70 लाख की नई बिल्डिंग स्वीकृत हो गई है और जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन भी होने वाला है। स्वीकृत कर दिए, टेंडर भी हो चुका है, टेंडर मिल भी चुका है। पूरी तरीके से हम लोग निष्पक्षता से और पारदर्शिता से कोई भी जनता को भ्रमित करने वाली बात नहीं करते। पूरी पारदर्शिता से एक एक काम, जो जो काम हमने किए हैं, मैंने अस्पताल 2 हॉस्पिटल अभी नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हैं। एक ठकोदरा में खुलवाया है, एक महियावा में खुलवाया है। 2 ऐसे ग्राम पंचायत है जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते थे, उनको वहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं जो बिल्डिंग बनना चालू हो गई है। ये आपने स्वास्थ्य एक बहुत अच्छा एक बात बताई, क्योंकि जब से आप विधायक बने हैं तो ये 5 सालों का जो कार्यकाल रहा, एक तो कांग्रेस का एकदम सत्ता परिवर्तन हुआ, 1.5 साल उसमें निकल गए, इसके बाद कोविड आ गया। तो अगर आप देखा जाए तो काम के लिए आपकी ये 1.5 साल मिले होंगे।
ऐसे में एक विधायक को वाकई 5 सालों का कार्य पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है थोड़ा बुंदेलखंडी है, और वहाँ के जो नेचर है जो लोगों का, तो बहुत कट टू कट वाला होता है। एक व्यवहारिकता थोड़ा सा एक अलग है। तो ऐसे में एक चीज, जैसा कि आपने कहा कि वाकई मैंने ये काम करवाए हैं, अब अगर स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो आज भी वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैम बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सीएम राइज स्कूल ऐसा एक उदाहरण बनके तैयार होने वाला है कि ये जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पलायन होता था, और पलायन अभी होता रहा है और हो भी रहा है। पलायन रोकने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना चालू की है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में कोई भी रोजगार के साधन नहीं है, किसी भी प्रकार की फैक्ट्रियां इस तरह से नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, छोटे उद्योग हैं। मेरे यहाँ क्रेशर है, गिट्टी पत्थर का क्रेशर है, यहाँ पे ग्रेनाइट है, ऐसा ग्रेनाइट है, रेड ग्रेनाइट है जो बनिंगम पैलेस तक में लगा हुआ है। इस तरह के रोजगार हैं, लेकिन परमानेंट रोजगार जो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को मिलना चाहिए, वो कृषि पर आधारित क्षेत्र है मेरा क्षेत्र। तो हमारे यहाँ पे सिंचाई के साधन न होने के कारण बुंदेलखंड का ये वाला भाग बहुत ही पिछड़ा हुआ कहलाता था, जो अब जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 44,000 करोड़ की परियोजना स्वीकृत करके और 3600 करोड़ रुपए उनने अभी स्वीकृत किए थे बजट सत्र में। जल्दी से जल्दी ये भूमि पूजन होगा, जिससे हमारे क्षेत्र का पलायन रुकेगा और हमारे क्षेत्र में फिर से उसी प्रकार से जैसे जो जैसे कश्मीर तरफ और आपका पंजाब तरफ लहराती हुई फसलें रहती हैं, उसी प्रकार से हमारा क्षेत्र कहलाएगा। फिर से यहाँ पे वाकई आपने कहा कि वाकई एक तो रोजगार की कमी, ऊपर से जो पैदावार की दृष्टि से भी वो क्षेत्र थोड़ा प्रभावित है। अब जो लिंक आपने कहा कि केन जो बेतवा लिंक परियोजना है, कितने लोगों को रोजगार और कितने लोगों को प्रभावित करेगी? अगर देखा जाए तो कितने लोग उससे फायदा मिलेगा, और अभी तक कितना प्रभावित कर रही थी? मैम 70% लोगों को प्रभावित करेगी यह परियोजना, क्योंकि यह परियोजना बहुत ही बेहद हमारे यहाँ के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मेरे यहाँ सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया खेती पर आधारित क्षेत्र है, और कृषि पर आधारित क्षेत्र होने के कारण तीन यदि फसलें लेने लगेंगे, मेरे यहाँ पे नगदी फसलें होने लगेंगी, तो लोगों को रोज नगदी फसलें बेच करके रोज का जो मेहनताना है वो पैसा मिलने लगेगा, रोज का पैसा अर्निंग आने लगेगी। आपको सब्जी भाजी ये सब उगाना हो, ये सब करना हो, उसके लिए नगदी फसलें हैं। फिर इसके बाद खरीफ और रबी की फसल तो आएगी ही। और हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा गेहूं कठिया गेहूं पाया जाता है, जो उसके अंदर से दूध जैसा निकलता है, और इसका 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 प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो पहले होता था। अब प्रोडक्शन उसका घट इसलिए गया है क्योंकि पानी की कमी होने के कारण। यहाँ पे बरसात असमय में बरसात होती है, और असमय में सूखा पड़ जाता है, असमय में यहाँ पे आपका पाला पड़ जाता है, ओले गिर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दिक्कत जाती है। लेकिन फसलों को काफी बिल्कुल, लेकिन किसानों की जो ये अगर वाकई देखा जाए तो मौसम की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है। वो तो प्रकृति पर निर्भर करता है कि वहां का जो फसल है कैसी होगी। तो किसान जो प्रभावित होते हैं, उसके लिए क्या आपके कार्यकाल में कुछ रोजगार या ऐसी कुछ योजनाएं कि वहां का जो युवा है बाहर पलायन ना करे? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अपना खुद का जीवन चलाने के लिए आजीविका मिशन से और सभी तरह से ये चालू किया गया कि ठेला लगा करके या फिर किसी प्रकार का आप कुटीर उद्योग करके उनको रोजगार देने के लिए फिर से ये जो चालू किया गया था रोजगार देना, 10,000 रुपए दिया, फिर 20,000 रुपए दिया, जैसे जैसे चुकाते गए 50,000 रुपए दिया। तो इस तरह से आपको स्वयं आपको रोजगार अर्पित करना है और बनाना है। तो हमारे यहाँ पे काफी लोगों ने इस तरह के रोजगार पाए हैं, और रोजगार पा करके काफी लोग जो पलायन करते थे वो पलायन थोड़ा सा रुका है, लेकिन पूरा पलायन जब रुकेगा जब हमारे पास केन बेतवा लिंक परियोजना आ जाएगी। एक चीज और है कि जो आपने देखा कि जब भी आपने कहा सीएम राज्य स्कूल है, ये सारी चीजें हैं, तो ये स्कूल बन जाते हैं सरकारी खजाने से, हॉस्पिटल बन जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन जाती है, डॉक्टर नहीं होता, स्कूल हो जाते हैं, अच्छे टीचर नहीं होते। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है?
मैम हमारे यहाँ पे मेरी विधानसभा में सीएचओ की पोस्टिंग हो चुकी है। सीएचओ हर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस में सभी लोग बैठे हुए हैं, रोज जाते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में आपने सही कहा कि डॉक्टर नहीं रहते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्टर अब आना चालू हो गए हैं। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर की कमी अब नहीं रहती है। ये मेरे यहाँ जैसे चंदला में है, चंदला में 2 डॉक्टर पदस्थ हैं, गौरिहार में 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, बारीगढ़ में एक महिला डॉक्टर पदस्थ है और एक एक जेंट्स डॉक्टर पदस्थ है। तो सभी जगह डॉक्टर डॉक्टर की भरपाई करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ छतरपुर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है और जल्दी से जल्दी उसका भी काम चालू होगा। ड्राइंग आना बाकी है, फाइनल ड्राइंग वो आएगा तो मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। तो आसपास हमारे क्षेत्र में और पूरे यहाँ पे अपने छतरपुर जिले में किसी प्रकार के डॉक्टरों की कमी नहीं पड़ेगी मैम। लेकिन अगर वर्तमान में देखें, अगर कुछ क्षेत्रों में अगर आंकड़े उठा के देखें, तो अगर हॉस्पिटलों में देखें, आज जो प्रसूताओं को हॉस्पिटल आने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती है। तो क्या आपके कार्यकाल में ऐसी कुछ सुविधाएं की गई? क्योंकि पिछला आंकड़ा अगर देखें तो वाकई गांव से कनेक्ट करने के लिए, शहर के लिए एम्बुलेंस पर्याप्त नहीं है उस क्षेत्र में। मैम मैंने 2 एम्बुलेंस मैंने खुद दी है। एक गौरिहार में मैंने अपने विधायक निधि से, एक बारीगढ़ में दी है। 3 बड़ी एम्बुलेंस अभी आई हैं, हमारी सरकार की तरफ से एम्बुलेंस आई हैं। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचा नहीं है जहाँ पे एक एम्बुलेंस ना हो। सब जगह 108 एम्बुलेंस सब जगह आ गई हैं। मैंने भी अपने तरफ से कोविड के समय भी सिलेंडर की सुविधाएं उपलब्ध कराई, गैस ऑक्सीजन की उपलब्ध कराई। यानी मैंने उस समय अपनी विधायक निधि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा पैसा लगाया कि कैसे हमें कोविड के समय को निकालना है, कैसे हमें लोगों को जीवित रखना है। जो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तरफ लोग फंसे हुए थे, हमारे क्षेत्र के लोग, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से 30 से 40% लोग पलायन करते हैं, जो दूसरी जगह काम करने जाते हैं, उनको वापस घर तक पहुंचाया और घर तक उनको खाने के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न मिला और पूरे उनको रहने के लिए और उनको रोजाना रोजाना के लिए पैसों खर्च के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-1 हजार रुपए डाले भी। तो ये इस तरह की योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चालू, अभी आपने देखा है लाडली बहना योजना चालू की है, जिसमें पूरे पूरे प्रदेश में एक तरह से बाहर आ गई है। लाडली बहनाओं को 1-1 हजार रुपए, जो अपने पुरुष से जो चले जाते थे बाहर पलायन करके, यानी यहाँ से चले जाते थे काम करने के लिए, उनको राहत मिली है कि 1 हजार रुपए हमारे भाई डाल रहे हैं और हम 1 हजार रुपए में अपना घर भी चला लेंगे, अपना खाना पीना रोज की जिंदगी चला सकते हैं। तो इसके लिए उनको बहुत सहयोग मिला है। सहयोग मिला है। अगर वाकई एक महिला के खाते में 1,000 रुपए आ रहे हैं, तो बहनों के लिए तो एक गिफ्ट वाली बात है। एक जी चीज और पूछना, आपका जो क्षेत्र है चूंकि वाकई माइनिंग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो देश के जो विकास में माइनिंग का बहुत महत्व होता है, योगदान होता है, लेकिन अगर नजरिए से देखेंगे तो बोलचाल की भाषा में माइनिंग माफिया बोला जाता है, माइनिंग क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर आपराधिक जो गतिविधियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि आपके क्षेत्र में वाकई क्रेशर की मशीनें हैं, माइनिंग क्षेत्र है, ऐसे में बालू और ऐसे काफी माइनिंग होती है, तो काफी मामले भी आते रहते हैं। कभी आपके भी कई बार मामले आ जाते हैं कि आप धरने पर बैठ गए और आपने उसके पक्ष में कहा। तो क्या लगता है कि माइनिंग क्षेत्र उस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है? मैम, उस समय जब इसके पहले मेरे पिताजी विधायक थे और यहाँ पे, तो उस समय सरकार यहाँ पे सपा की हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर हम्म। प्रदेश से लगा हुआ मेरा विधानसभा क्षेत्र है। महोबा से, बांदा से, चित्रकूट से, यहाँ से उत्तर प्रदेश जो इलाका है पूरा लगा हुआ मेरा विधानसभा क्षेत्र लगता है। तो जो भी यहाँ पे माफिया वहां से उत्तर प्रदेश से आते थे, रात में वो क्या है, नदी नदी एक जैसी बहती है। नदी का आधा भाग उत्तर प्रदेश में आता है, आधा भाग मध्य प्रदेश में आता है। केन नदी है यहाँ पे। तो केन नदी के माफिया मध्य प्रदेश में घुस जाते थे। उस समय काफी मेरे पिताजी के समय काफी फायरिंग और लड़ाइयां भी हुई थी उस समय, कि उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे घुस आए थे। लेकिन जब से वहां पे सरकार अपनी आई है, बीजेपी की आई है, भारतीय जनता पार्टी की, काफी वहां से सहूलियत मिली है। वहां का भी पॉजिटिव थिंक मिला है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अब ज्यादा इस तरह के मामले नहीं आते हैं, इक्का दुक्का मामले आते हैं, लेकिन वो ज्यादा बड़े मामले नहीं होते हैं। और
जो सही में जो हितग्राहियों की जमीनें थी उससे रेत निकाली जाती थी, उनको भी अब उनका हर्जाना मिलता है, पूरा दिया जाता है। हमारे यहाँ पे अभी एक कंपनी ही काम कर रही है, ठेकेदार ही काम कर रहे हैं जो रेत निकालने का काम कर रहे हैं, कोई भी अलग से माफिया वाला काम नहीं हो रहा। केंद्र सरकार की एक योजना है नदी बचाओ गंगा मिशन, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें नदियों को जीर्णोद्धार और नदियों के बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में चूंकि केन एक महत्वपूर्ण नदी है जो यहाँ से जो मतलब एक जो लिंक कई परियोजनाओं से जुड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि की दृष्टि से भी एक केन नदी का काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर वहां पर माइनिंग होती है तो जो मिट्टी पहले खोदी जाती है वो नदी में फेंक दी जाती है। चूंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है तो क्या इसके लिए आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी माइनिंग वहां हो तो एटलीस्ट नदी को या जल को कोई नुकसान ना हो? बिल्कुल मैम, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से पूरी टीम बना करके सर्वे भी करवाया, जांच भी करवाई। कोई भी नदी के बीच की धारा को नहीं रोकेगा, कोई भी नदी के बीच की धारा को रोकेगा नहीं, और रोक करके अस्थायी पुल नहीं बनाएगा उसमें कि उत्तर प्रदेश निकालना है, हम अस्थायी पुल बना करके बीच की धारा को रोक दें। तो उसके लिए पूरी तरीके से इस बार ऐसा होगा कि एक भी इस तरह के मामले नहीं आए हमारे बीच में कि नदी के बीच में पुल बना करके या फिर पुल के उस तरफ से निकाली गई हो। और मैंने यहाँ पे दो दो पुल पास करवा दिए, यदि ले जाना है तो दो पुल पास करवा दिए। एक 40 करोड़ का पुल पास हुआ है, नेहरा से नहरी घाट के लिए पुल पास हुआ है, एक बिलहरी से लेकर अजयगढ़ के लिए पुल पास हुआ है, जो सीधे जाकर के अजयगढ़ और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करता है, मध्य प्रदेश के पन्ना को जोड़ने का काम करता है। ये पुल पास हुए हैं, जो अभी पुल पास हुए हैं। और एक बड़ा पुल 10 करोड़ का पास हुआ है जो हमारे गौरिहार और सरबई बारीगढ़ को जोड़ता है, उसमें 10 करोड़ का पुल पास हुआ है। तो हम निश्चित तौर पे 1.5 साल में काफी जो, सहूलियत हो जाएगी हाँ, उससे। 1.5 साल में जो वैसे राजेश जी आपने, देखो, हर विधानसभा के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्या है, अपनी जरूरतें हैं। क्योंकि आपके विधानसभा में वाकई माइनिंग एक बड़ी समस्या है और बड़ा अर्निंग और आर्थिक स्रोत मतलब सोर्स भी है। ऐसे में जो आपने कहा कि आपका क्षेत्र काफी कृषि पर निर्भर है और माइनिंग कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि कृषि को प्रभावित करती है। अगर माइनिंग होती है जो उसके एक खेत में हो रही है तो दूसरा खेत अगर कृषि हो रही है तो फसल नष्ट हो जाती है। इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि वाकई एक माइनिंग एक कृषि को नष्ट कर रही है? तो उसके उसके लिए भी आपने कोई पहल की है, किसानों के हित के लिए काम किया है? मैम बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने जहाँ पे जिस खेत में रेत है, उस खेत को रेत हटा करके हम खेत अच्छा बना सकते हैं। नीचे नीचे तक, पूरी नीचे तक तो रेत है नहीं है, नीचे सतह में जाकर के मिट्टी मिलती है। मिट्टी तो ऊपर उसको ऊपर रहे। रेत को हटवा करके भी किसानों ने खुद आवेदन दिए हैं कि हमारे यहाँ से रेत हटा ली जाए, जिससे हमारे उपजाऊ लायक वो अपने खेत बन जाएं। उसके लिए हमने पूरी प्रशासनिक और नियमावली से के तहत उसको हटवाने का काम किया, वहां से रेत निकलवाने का काम किया। ठेकेदार के माध्यम से ही हुआ, और किसी के माध्यम से, ठेकेदार को ही टेंडर मिला, ठेकेदार ने ही हटाया, ठेकेदार ने ही राजस्व सरकार को वहन किया। तो ये चीज हमारे एक भी अब इस तरह के मैटर नहीं आए कि हमारी फसल बर्बाद हो रही है, क्योंकि धूल धक्कड़ हुआ नहीं, उनके खेत से ही निकला है। और कुछ माइनिंग एरिया चिन्हित है मैम, ऐसा नहीं है कि पूरा माइनिंग एरिया ही पूरा वो क्षेत्र है। नदी के हम्म। किनारे वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र माइनिंग एरिया वाला है। नदी के किनारे कभी बाढ़ आई होगी, उस समय की रेत आकर के पूरे यहाँ पे खेतों में जाकर जमा हो गई, उसको निकाल करके वो उपजाऊ खेत भी बन चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे हुए हैं कि उपजाऊ खेत भी बनाए हैं, और उनके निकलने के लिए रास्ता जो रोड है, उसको भी हमने अभी पास करवा दिया है। 38 करोड़ का रोड पास हुआ है कंदैला से लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए। अब बात करते हैं 2023 में चुनाव, विधानसभा जो है, ऐसे में बहुत सारे काम होते हैं जो विधायक के अधूरे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मिल जाता तो और ये काम हो जाते हैं। ऐसा आप कौन सा काम मानते हैं जो आपकी विधानसभा में करना चाहिए था जो कर नहीं पाए? मैम मैं यही मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी केन बेतवा लिंक परियोजना चालू हो जाए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण वो चीज डिले हो गई, 2 साल हम नहीं कर पाए, और 1.25 साल कांग्रेस की समय डिले हुई। तो हमारा जल्दी से जल्दी ये केन बेतवा का लिंक परियोजना काम चालू हो जाए, जिससे हमारी आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज, हमारे गौरिहार में जो नया अनुविभाग बना हुआ है, वहां पे एक महाविद्यालय हो जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात
की है। और जब भी आएंगे तो वहाँ पे घोषणा करेंगे उसके लिए कि वहाँ पे महाविद्यालय हो जाए। एक चंदला महाविद्यालय है हमारा, लेकिन लव कुश नगर महाविद्यालय है हमारा, लेकिन वहाँ पे गौरिहार में महाविद्यालय हो जाएगा तो एक और अच्छी लोगों को बच्चों की पढ़ने के लिए जो सुविधाएं हैं वो मिलने लगेगी। क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से पढ़ करके, मैं देश के नंबर 1 स्कूल कॉलेज से पढ़ करके, NLU से, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकला हूँ। और मैं भी समझता हूँ कि कैसे मुझे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, और कैसे बढ़ करके और जा करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो लोग साथी बनेंगे, वो लोग सहयोगी बनेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, तो हम अपने क्षेत्र को और अच्छा बना सकें। और यहाँ पे अपने यहाँ पे जो स्वीकृत पड़ा हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसका भी काम जल्दी लग जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये मेरी लालसा है कि हम यहाँ पे महाविद्यालय खोल लें और जाकर के केन बेतवा लिंक परियोजना का काम चालू हो जाए। छोटे छोटे काम तो जीवन भर लगे रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे और करते रहेंगे, विकास के कार्य बने रहेंगे। और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो तो हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अभी विकास पर्व चल रहा है, 16 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास पर्व चलाया है, जो जाकर 14 अगस्त तक चलेगा विकास पर्व। उसमें हम लोग सहभागिता कर रहे हैं और रोज 4-4 पंचायतों का, कल से हम लोगों का भ्रमण चालू है कि 4-4, 5-5 पंचायतों में जाकर के विकास पर्व, जो विकास कार्य किए हैं उनको हम जाकर के जनता के बीच में रखें। वाकई जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप रहे हैं, तो जनता की समस्याएं और हर क्षेत्र की जरूरतों को अच्छे से जानते हैं। चूंकि आप वकालत भी आपने की है, तो कानून भी समझते हैं, दायरे भी समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वाकई एक अच्छा जो बच्चे का शिक्षा, देश के युवा का शिक्षा ही एक हम अच्छे देश का जो भविष्य है तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र, जो बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जो आपके प्रयास है वाकई सराहनीय है। और आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो और किस तरह की जनता से आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने अपना देख लिया कि हमें ये चाहिए, लेकिन जनता क्या चाहती है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए। जनता यही चाहती है कि हमारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहें। जो हमें सरकार दे रही है, जो हमें सरकार दे रही वो आसानी से हमें मिल जाए। कोई हमें ज्यादा उसमें भागम दौड़ नहीं करना पड़े। हमारे सीमांकन है, सीमांकन हो जाए। हमारा रिकॉर्ड सुधार होना है वो हो जाए। छोटी छोटी चीजें, जरूरतमंद चीजें हैं जनता की, जो हम लोग जनता के बीच में बैठ करके, घर में बैठ करके जनता का दरबार लगा करके और गांव गांव में जाकर जनता का दरबार लगा करके पूरा करते हैं। वो अपेक्षाएं हैं जनता को, छोटी छोटी चीजों की अपेक्षाएं हैं। कई कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे आपके बने हुए गांव हैं, छोटे छोटे पुरवा हैं, पाली है, इस तरह के गांव हैं जहाँ पे जो सड़क नहीं पहुंच पाई है। मैंने अभी 34 सड़कें पास करवाई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। 34 सड़कें मेरे यहाँ पे बन रही हैं और कुछ बन करके तैयार हो गई हैं। तो कुछ ऐसी सड़कें बची हुई हैं जो बनना बहुत ही आवश्यक है। कुछ कुछ रह गया है जो हम अगली बार पूरा करेंगे, क्योंकि हमें 1.5 साल का समय मिला है। इसलिए मैं पूरी हम्म। तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं खुद नहीं संतुष्ट हूँ तो जनता कैसे संतुष्ट होगी। तो मैं खुद उसमें संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे 1.5 साल का समय मिला। यदि मुझे 5 साल का समय मिल गया होता तो मैं जनता के लिए और कुछ कर पाता। आगे जनता मुझे मौका देगी तो आगे चल करके मैं बहुत अच्छा और काम करूंगा और जनता के लिए, और जनता की जो सही में जनता की मांगे हैं उसको पूरी पूरी तरीके से पूर्ण करेंगे। क्योंकि पूर्ण तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन पूरी करने के लिए हम लोग प्रयासरत पूरे 100% अपना देते हैं कि पूरी तरीके से उनकी समस्याओं को दूर। राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पूरे देश, आप देखेंगे पूरे देश की राजनीति अभी धर्म पर आधारित है। आपका क्षेत्र भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला है, चित्रकूट पास में है, और हर घर में हर माँ अपने बच्चे को राम बनाना चाहती है। क्योंकि क्योंकि बुंदेलखंड है, चित्रकूट से लगा हुआ है, हर घर में हर बच्ची रामायण पाठ करती होगी, हर बच्चा रामायण पाठ करता होगा। ऐसे में क्या आपके क्षेत्र में नशाखोरी जैसी कोई ऐसी चीज है क्या जो युवाओं को गुमराह कर रही है? बिल्कुल मैम, नशा नशा की तरफ नए युवक जो जा रहे हैं। मैंने अभी नशा मुक्ति अभियान भी चलाया है कि नशा के लिए
जो गांव में किसी प्रकार के लोग नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, उसको खत्म किया जाए। मैंने अभी नशा मुक्ति अभियान चला करके मैंने अपने खुद के वॉलंटियर छोड़े हैं कि जाकर के नशा मुक्ति के लिए जागरूक करें कि नशा नशा ना करें, क्योंकि नशा आगे चल करके हमें खत्म कर देगा, हमारे शरीर को खत्म करता है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, कई युवाएं देश संसार को छोड़कर चले जाते हैं। उसके लिए पूरी तरीके से पहल कर रहे हैं और नशा के लिए हमारे सरकार ने भी प्रतिबंध किया है, बनाया है कि ऐसे कानून बनाए हैं कि जिससे जो ज्यादा नशा उस तरह से फैलता था कि शराब का नशा ज्यादा फैलता था, उस शराब के नशे में भी कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए भी कानून बने हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में जो नशा अभी नए नए युवा जो करते हैं, उनको हम पढ़ाई की तरफ यदि मोड़ देंगे तो वो पढ़ाई की तरफ मुड़कर चले जाएंगे, वो नशा की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पढ़ाई के लिए और रोजगार का साधन मिल जाएगा तो अपने आप लोग अपने रोजगार में लग जाएंगे और पढ़ाई में लग जाएंगे, कोई उस तरफ भटकेगा नहीं। तो इस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीजें हो जाएंगी तो हमारे क्षेत्र में नशा मुक्ति क्षेत्र हो जाएगा। धन्यवाद राजेश जी, आपने वाकई बहुत अच्छी जी जानकारी दी। क्योंकि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां के बारे में लोग जानते हैं, जाना कम ही होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है क्षेत्र। तो हर क्षेत्र की अपनी समस्या है, मालवा की अलग है, निमाड़ की अलग है, बुंदेलखंड की अलग समस्या है। क्योंकि अब हमारे देश की राजनीति राम पर आधारित है और चूंकि वो राम का क्षेत्र है, भगवान राम ने वहां पर काफी समय व्यतीत किया था। चित्रकूट से लगा एरिया है जहां से राजेश जी विधायक हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, अभाव है और वो काफी प्रयासरत हैं। वहीं अगर देखा जाए तो एक एक कहते हैं बच्चे में एक शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य तय करती है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही तय होगा, ये धर्म की राजनीति होगी, ये तो जनता तय करेगी। तब तक देखते रहिए हमारे साथ, हर क्षेत्र के विधायक की अपनी समस्या, अपनी बात हमारे शो में आपका विधायक कैसा हो। तब तक के लिए नमस्कार।